नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV27 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। इस खास बुलेटिन में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की और सबसे पहले शुरुआत लखनऊ से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला सामने आया है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा रद्द कर दी गई है। 6 महीने में दोबारा से ये परीक्षा कराई जाएगी। ARO परीक्षा पेपर लीक मामले में यह बड़ा फैसला सामने आया है। दोषियों को ऐसी सजा दिलाएंगे कि नजीर बनेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोषियों को सजा दिलाने की भी बात कही है। साथ ही सीएम ने कहा कि एसटीएफ पेपर लीक मामले की जांच करेगी। एसटीएफ द्वारा पेपर लीक मामले की पूरी जांच करवाई जाएगी और ARO का प्रारंभिक परीक्षा को सीएम ने रद्द कर दिया है। आपको बता दें, अब से कुछ ही दिन पहले पुलिस भर्ती परीक्षा को भी रद्द किया गया था क्योंकि उसमें पेपर लीक का मामला सामने आया था। और इसी कड़ी में आपको बता दें, एक और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं कि ARO परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। 6 माह में दोबारा से ये परीक्षा कराई जाएगी और खुद सीएम ने इस बात का ऐलान किया है। ये फैसला सीएम ने लिया है और उन्होंने दोषियों को सजा दिलाने की बात भी कही है। साथ ही सीएम ने यह भी बताया कि इस पूरे पेपर लीक मामले की जांच एसटीएफ से करवाई जाएगी। और आगे बढ़ते हुए खबरों में अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने 1006 करोड़ रुपए की 48 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में जातीय राजनीति और झूठे वादे करने वाले राजनीतिक दलों पर शाब्दिक प्रहार किया और कहा कि डबल इंजन की बीजेपी सरकार न तो जाति का सहारा लेती है और न ही झूठे वादे करती है। हमने जो कहा उसे करके दिखाया है और आगे भी जो कहेंगे उसे पूरा करके दिखाएंगे। और लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा हाईकमान ने लगातार तीसरी बार लोकसभा में कमल खिलाने की जिम्मेदारी सांसद भोला सिंह को दी है। आज टिकट की घोषणा होते ही जिले में पार्टी कार्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों ने जमकर जश्न मनाया। बताते चले कि पिछले लोकसभा चुनाव में भोला सिंह ने 2,90,000 मतों से जीत दर्ज की थी। आगे बढ़ते हुए बात कांग्रेस की करेंगे। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस शहर में, कानपुर शहर में कांग्रेस नेता की गुंडई का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कांग्रेस नेता अंबुज शुक्ला ने बीजेपी नेता के ऊपर रिवॉल्वर तानी हुई है और कांग्रेस नेता की धमकी वाला ये वीडियो राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा का विषय बन गया है। इस वीडियो के वायरल होने से ऐसा कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले शहर में कांग्रेस पार्टी की छवि खराब हो रही है। इससे कुछ देर के बाद कांग्रेस नेता अंबुज शुक्ला अपने दोनों बेटों और गुंडों के साथ बीजेपी नेता के दफ्तर पहुंचे, गाली गलौज करते हुए रिवॉल्वर तान दी। थाना क्षेत्र के अंतर्गत मनीष दिवाकर नामक व्यक्ति द्वारा, जो कि अथर्व कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत हैं, के द्वारा पुलिस को यह सूचना दी गई कि अंबुज शुक्ला नामक एक व्यक्ति के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर इनके ऑफिस में आकर अपने असलहे के लाइसेंसी असलहे के बल पर इनको धमकी दिया गया है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां के सीसीटीवी फुटेज वगैरह का अवलोकन किया, जिसमें यह बात सत्य प्रतीत होती है, जिसमें और कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह के समाजवादी पार्टी को खत्म करने के बयान पर सपा सांसद डिंपल यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाए। इनकी भाषा से ही ये हमें समझ जाना चाहिए और सचेत हो जाना चाहिए कि ये लोग देश में लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। जिताई थी वो और उनको हराया गया, तो मैं समझती हूँ धांधली और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिशों का अंबार है भाजपा के पास। मैं समझती हूँ हमारे पास मेयर का चुनाव एक एग्जाम्पल है जो पंजाब में हुए हैं, किस तरह धांधली हुई। जो हमारी यहाँ से जो कमल राजपूत जी की जो पत्नी लड़ी थी, उनके साथ उनको हराया गया यहाँ पे नगर पालिका के चुनाव में। जीती जिताई थी वो और उनको हराया गया।
तो मैं समझती हूँ धांधली और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिशों का अंबार है। और मुजफ्फरनगर में बीजेपी ने विकसित भारत संकल्प पत्र अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत बीजेपी डोर टू डोर जाकर लोगों का सुझाव लेगी। प्रचार गाड़ी पर सुझाव पेटिका होगी। इसके साथ ही जनता के लिए जगह जगह सुझाव पेटिका रखी जाएगी। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने गांधीनगर स्थित बीजेपी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इससे जुड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने सभी संकल्पों को पूरा करने का काम किया है। बहुत ही गर्व और गौरव का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को लगभग 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। उसी को विभिन्न प्रकार की योजनाएं, विभिन्न प्रकार के विकास कार्य करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी गारंटी, और मोदी की गारंटी के साथ हम आगे बढ़े हैं। तो जितने विकास यात्रा हमने अभी तक की है उसको और अधिक बढ़ाने के लिए, तीसरी सरकार बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बने, इसके लिए देश भर में 101 करोड़ लोगों के सुझाव मांगे गए। तो इस बीच रामपुर में दलित छात्र की पुलिस गोली से मौत पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेताओं ने दलित परिवार के निष्पक्ष न्याय दिलाने की मांग की है। इस सिलसिले में प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और घायलों को 50-50 लाख की सहायता राशि देने की भी सरकार से मांग की है। आपको बता दें कि रामपुर के सिलाई बारा गांव में पुलिस की गोली लगने से 17 साल के एक दलित छात्र की मौत हो गई थी। इसके साथ ही 2 लोग अन्य घायल हो गए थे। रायबरेली के सभी कांग्रेस जन, सभी पदाधिकारी और हमारे कांग्रेस के नेतागण जो रामपुर जिले में एक दलित छात्र को, जिसकी उम्र 17 वर्ष थी, पुलिस की फायरिंग से उसकी मृत्यु हुई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जो कि इस तरह हम देख रहे हैं, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है और ये सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, ये अपराध के नियंत्रण नहीं कर पा रही है। लगातार आपने देखा होगा कि हाथरस में और रामपुर में घटना घट गई और उस जो रामपुर में घटना घटी वो लड़का जो नाबालिग था उसकी मृत्यु हुई। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने लखनऊ में पीसी की। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की और इसके बाद प्रलोभन मुक्त, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बैठक की। उन्होंने कहा कि यूपी देश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रदेश है। सभी राजनीतिक पार्टियों को बराबर का अवसर मिलेगा। इसके आगे राजीव कुमार ने कहा कि अफसरों और पुलिस को निष्पक्ष तरीके से काम करने का निर्देश दिया गया है। चुनाव में धन और बाहुबल का प्रयोग नहीं होगा। सभी चुनाव खर्च चेक के माध्यम से होंगे। राजधानी लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं। आपको बता दें कि आज विधानसभा के अंदर तिलक हॉल में निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और बताया गया कि आम चुनाव में मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग क्या कुछ करने वाला है। हालांकि समीक्षा को लेकर के पूरी टीम चुनाव आयोग की यहां पे आई हुई है और उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार भी मौजूद हैं और एक तरह से देखा जाए तो आम चुनाव को कैसे और सुविधाजनक, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराया जाए, इन सारी चीजों को लेकर के प्रदेश में समीक्षा की गई है और सीधे तौर पे अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कोई भी कोताही, कोई भी लापरवाही, कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके सीधे तौर पे जिम्मेदार जिला मजिस्ट्रेट होंगे और साथ ही साथ मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा चुनाव में आकर के वोट करने की अपील भी चुनाव आयोग के द्वारा की गई है। आपको बता दें कि यहाँ पे राजीव कुमार का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, एक तरह से भारत सरकार के, उनके द्वारा जो है कि सीधे तौर पे कहा गया कि वो प्रदेश के युवाओं से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा संख्या में वोट करें और साथ ही साथ इस बार जो है कि लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव आयोग की तरफ से तमाम ऐप
लॉन्च किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो मतदाता हैं उनको सुविधाएं मिलेंगी और वो सीधे तौर पे अपने प्रत्याशियों का भी आकलन कर सकते हैं, जान सकते हैं कि उनका प्रत्याशी कैसा है और उसका पुराना रिकॉर्ड क्या रहा है। तो तमाम जो सुविधाएं हैं वो चुनाव आयोग इस बार जो है कि मतदाता को देने जा रहा है। साथ ही साथ जो है कि प्रदेश में 7 पार्टियों ने चुनाव आयोग से संपर्क किया और अपने अपने सवालों को चुनाव आयोग के समक्ष रखा। जो एक तरह से देखा जाए तो पार्टियों के मन में जो भी शंका रहती है उसके समाधान के लिए वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिलने आई थी और राजीव कुमार ने सीधे तौर पे कहा कि सभी पार्टियों की समस्या का समाधान किया जाएगा और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आम चुनाव कराया जाएगा, चूंकि इसमें पार्टियों की भागीदारी भी बेहतर तरीके से सुनिश्चित हो और प्रलोभन मुक्त चुनाव हो। साथ ही साथ इस पूरे चुनाव में पारदर्शिता के सारे मानकों का पालन किया जाए, इसको लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, लखनऊ। और सोनभद्र पुलिस का अवैध खनन के खिलाफ अभियान जारी है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए फर्जी परमिट तैयार कर उप खनिज की चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मार्च के अपराह्न 3 बजे के आसपास थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस व खनन विभाग की टीम द्वारा एक ट्रक को पकड़ा, जिसके चेकिंग के दौरान पता चला कि उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं MM11 आदि वो फर्जी थे। पूछताछ में पता चला कि यह कार्य राहुल मौर्य जो थाना कर्मा के अंतर्गत रहते हैं उनके द्वारा यह कार्य किया जाता है। आगे की पूछताछ में और राम प्रकाश में आए, जिनमें 2 अन्य अभियुक्त और चेतन पाल और एहसान की भी गिरफ्तारी की गई और बाकी लोगों को 3 लोगों को वांछित किया गया है। इसमें काफ़ी लोगों के नाम प्रकाश में आएंगे, क्योंकि ये बताया गया कि काफ़ी लोग इस धंधे को काफ़ी समय से कर रहे हैं, काफ़ी ट्रक इस तरह से निकले गए हैं। तो एक विस्तृत जांच के बाद ही। इधर मैनपुरी में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने ऑडिटोरियम का शिलान्यास किया और अपने संबोधन में सपा और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्रॉस वोटिंग को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी अपने अंतरात्मा टटोल कर देख ले, 2012 से 17 तक खुद क्या किया था। बीजेपी चाहे तो आज ही समाजवादी पार्टी को खत्म कर दे। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की हुंकार भरी और कहा कि इस बार 400 पार के नारे के साथ 80 में 80 जीत रहे हैं, जिसमें मैनपुरी भी शामिल है। मैनपुरी के लिए बहुत ही शुभ और बड़ा काम है कि यहाँ पे आसपास के जनपदों में सबसे बड़ा एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, डिजिटल म्यूजियम, जो मैनपुरी का इतिहास, मैनपुरी का भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों डिजिटली सुरक्षित रखने का काम करेगा और मैनपुरी के लिए वरदान सिद्ध होगा। जहाँ प्रशासनिक रूप से कोई बड़े कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो या निजी कार्यक्रम हो, इस स्थान पर, उपयुक्त स्थल पर मैनपुरी के लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। लोकसभा चुनाव की बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस मामले में बीजेपी के दर्जाधारी राज्य मंत्री नेता बलराज पासी का कहना है कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है। 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी एक बार फिर जीत का परचम लहराएगी। और उत्तराखंड के बजट सत्र में विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास किया। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि बीजेपी के मंत्रियों से जब सवाल पूछे गए तो वो सवालों का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्री से जब सवाल पूछा गया तो उनके बचाव में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को आना पड़ा, लेकिन आंकड़े उनके पास भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा करने से पहले मंत्रियों को अपने होमवर्क तैयार करके आना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जब सदन के अंदर विभागीय मंत्री से विपक्ष सवाल पूछता है तो मंत्रियों के पास कोई जवाब नहीं होता है। दूसरे मंत्रियों को उनके बचाव के लिए आगे आना पड़ता है।
जब पर्यटन मंत्री से पूछा गया उनके विभाग के बारे में, हमारे नेता यशपाल आर्य जी ने जब पूछा तो वो बगले झांकने लगे। प्रेमचंद अग्रवाल जी को उनके बचाव में आगे आना पड़ा, लेकिन आंकड़े वो भी नहीं दे पाए। रेखा आर्य जी से जब सवाल पूछा तब वो भी जवाब नहीं दे पाए। धन सिंह रावत जी से जब पूछा गया तो वो भी जवाब नहीं दे पाए। और पौड़ी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अंकिता मर्डर केस के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य आरोपी पुलकित ने अंकिता मर्डर केस की सुनवाई जिला और सत्र न्यायालय पौड़ी में किए जाने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी का दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। अंकिता मर्डर केस की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता प्रदीप भट्ट ने बताया कि पुलकित की याचिका को कोर्ट ने आधारहीन माना, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए मुख्य आरोपी को उसकी याचिका खारिज कर दी। लगाई थी ट्रांसफ़र के लिए, उसमें आज माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय ने फैसला दिया है कि उसके जो आधार थे, जिन आधारों पर उसने अपनी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगाई थी, उनको निराधार पाया और जो अभियोजन पक्ष ने तर्क रखे थे उनको मानते हुए ये फैसला किया है कि उसकी जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन थी वो बलहीन होने के कारण उसकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। और प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत ने रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि बीपीएल कार्ड धारकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राशन कार्ड धारकों को रिन्यूअल के नाम पर उनके राशन कार्ड वापस नहीं मिल पा रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार में गरीबों को पट्टा दिए गए थे, उन सभी के पट्टों को निरस्त करके उनके ऊपर उत्पीड़न की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं लोकसभा चुनाव में टिकट को लेकर हरीश रावत ने कहा कि लोकसभा टिकट का फैसला पार्टी को तय करना है। पहले इन्होंने जब्त कर लिया, बुला लिया, कहा नवीनीकरण करेंगे, उनको वापस नहीं कर रहे हैं, वो अपने कार्ड खोजते फिर रहे हैं। और एक काम और एक महापाप कर दिया, हमारी सरकार ने जो पट्टा धारक थे उनका नियमितीकरण किया। इंदिरा जी के समय में से ये पट्टे मिले थे, उन सारे पट्टा धारकों के पट्टे निरस्त करके उनके ऊपर जो है इन्होंने उत्पीड़न की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। तो इन मांगों को लेकर के कि इसको बंद करो और बीपीएल कार्ड धारकों के नए कार्ड बनाओ, नए नाम जोड़ो और पुराने कार्डों को वापस करो और जो पट्टा धारक हैं उनका उत्पीड़न समाप्त करो, ये मांगों को लेकर के। और अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताज़ा मामला सल्ट के दाना पानी इलाके का है, जहां एक युवक पर गुलदार ने हमला कर दिया। हादसे की सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। वन क्षेत्र अधिकारी मोहन गंगा शरण ने बताया कि दाना पानी क्षेत्र में गुलदार की घटना के बाद वन दरोगा नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है। टीम गाँव में जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। में उसके अतिरिक्त हमने इस अलग से इस घटना के लिए स्पेसिफिकली एक टीम का गठन कर दिया गया है, जो दीपक कुमार हमारे नवनियुक्त वन दरोगा है, उनकी अध्यक्षता में वो लगातार क्षेत्र में रेकी करेंगे और उसकी एक रिपोर्ट बता देंगे कि वास्तव में वहाँ पे जो तेंदुए की जो ये घटना है उसमें कितनी सक्रियता है तेंदुए की और इसमें क्या किया जा सकता है। लोगों को जागरूक करते रहेंगे और इसके अलावा हम इस तरह के कई ट्रेनिंग प्रोग्राम जो प्रभागीय वनाधिकारी महोदय के निर्देशन में कर रहे हैं लगातार गाँव में जा जाकर, और इसी तरीके से आगे भी हम कार्रवाई करते रहेंगे। और उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बर्फबारी के चलते बंद हो गया है। हल्द्वानी में अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने भारी बारिश के बावजूद भी गौलापार के बागजला इलाके में अतिक्रमण अभियान चलाया। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए जा रहे 8 बड़े निर्माणाधीन भवनों को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। इस दौरान एसडीएम और एसपी के साथ ही वन विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे।
रेंज के जो गौड़ा रेंज की टीम के द्वारा 8 अतिक्रमित जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड मकान थे उनको चिन्हित किया गया था। उसी के तहत उनको डिमोलिश करने की कार्रवाई आज वन विभाग और प्रशासन के निर्देशन में पुलिस के सहयोग से की जा रही है। नहीं, और फिलहाल चिन्हित नहीं किए गए हैं, लेकिन और जो अतिक्रमण है उसके खिलाफ उच्च अधिकारियों द्वारा नोटिस की जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जाएगा। जिस पर आज कार्रवाई हो रही है, टोटल लैंड कितनी जिस पर आज कार्रवाई कर रहे हैं? आज जो लैंड होगी लगभग 1.5 हेक्टेयर के आसपास की लैंड है जो उस पर कार्रवाई होगी। जमीनों पर जिसने बसाया क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है? कैसे चिन्हित करेंगे? अब ये अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पहले भी वन विभाग के द्वारा FIR की गई है। ये वन विभाग ने 8 भवनों को चिन्हित किया है जिनका अतिक्रमण हटाया जा रहा है। यहाँ पर इसको 2 सुपर जोन में और 4 जोन में डिवाइड किया गया है और इसके साथ सारे जो हमारे ज़िले के SO और इंस्पेक्टर्स हैं वो लगाए गए हैं। मैं यहाँ पर स्वयं उपस्थित हूँ और यहाँ पर जो भवन नंबर 8 है इसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। यहाँ पर 2 JCB काम कर रही है। देखिए, बागजला क्षेत्र में जो वन विभाग की भूमि है इसमें कुछ नवनिर्माणाधीन मकाने हैं और इनकी कुल संख्या 8 है और इनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पे करी जा रही है। वन विभाग की जमीन कब्जा कर रहे हैं, क्या है इसकी असल? ये वन विभाग की ज़मीन है और वन विभाग पे अवैध कब्जेदार के रूप में है और ये जितने भी ध्वस्तीकरण किए जा रहे हैं ये नवनिर्माण है। सर, बागजाला का मालिक कौन है जो अभी तक पता नहीं चल पाया, जिसने यहाँ पर लोगों को बसाया है? देखिए, वन विभाग द्वारा क्योंकि बाकी जो भूमि है इसके संबंध में भी नोटिस वगैरह की कार्रवाई की जा रही है और वन विभाग इसमें जाँच करेगा। तो आप लोग भी जाँच करेंगे अपने स्तर से कि बसाया किसने? अगर इस तरह का मामला और संज्ञान में आता है तो निश्चित रूप से इसकी जांच की जाएगी। और उत्तराखंड में बेरोजगार संघ अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा हुआ है। बेरोजगार संघ के साथ उत्तराखंड छात्र संघ और कोविड कर्मचारी ने अपनी मांगों को लेकर CM आवास कूच की है। इस दौरान इन लोगों ने सरकार पर युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में बेरोजगारों ने CM आवास पर कूच की, लेकिन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन तो अलग अलग तरीके के होते हैं और हो सके इस बार एक ऐसा आंदोलन हो कि आचार संहिता लगने के बाद सारे प्रदेश के युवा, 5 लोकसभा के युवा सरकार के जो कैंडिडेट होंगे उनके विपक्ष में वोट मांगे। ये भी स्थिति हो सकती है। हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे पर इनके प्रत्याशियों का जरूर बहिष्कार करेंगे जिन लोगों ने 5 साल 10 साल में युवाओं को छला है। इधर बागेश्वर के नुमाइश शेखत मैदान में एक घर है, उस मैदान के पास जहां आंगन में तेंदुआ करीब आधा घंटे तक घूमता रहा। घर के आंगन में चहलकदमी करते हुए तेंदुए का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है। और फिलहाल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों में इतना ही।